ऐसे देख ही रहे हैं ना। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको आम्ल और भस्म के बारे में बताए थे। आम्ल किसे कहा जाता है, भस्म किसे कहा जाता है। तो अम्ल आर्सेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। भस्म के परिप्रेक्ष्य में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। लेकिन जो आर्सेनियस का सिद्धांत था वह केवल जल में विलेय पदार्थों के लिए था। जो जल में अविलेय थे उनके लिए वह नियम क्या होता था, आपका लागू नहीं होता था। तो इसके लिए आपका आता है ब्रांस्टेड-लारी की परिकल्पना। उन्होंने यह नियम दिया था। इसको आधुनिक अम्ल और भस्म की आधुनिक अवधारणा भी इसको कहा जाता है, आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है इसको, मॉडर्न थ्योरी। इनके अनुसार वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकता हो, प्रोटॉन में CH+, आपको पता है H+ होता क्या है, यानी H+ दे सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे से प्रोटॉन ग्रहण करता हो, यानी H+ क्या करता हो, ग्रहण करता हो, उसे हम भस्म कहते हैं। देखिए अम्ल और भस्म दोनों अलग अलग हैं। या आगे है आपका क्षार और भस्म। देखिए जितने भी भस्म हैं सभी भस्म जो होते हैं क्षार नहीं होते, लेकिन सभी जो क्षार होते हैं वो भस्म होते हैं। क्षार हम तभी उसे कह सकते हैं जब कोई भस्म जल में पूर्ण रूप से घुल जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार भी कह सकते हैं और भस्म भी कह सकते हैं। जो जल में नहीं घुलता है उसे हम क्षार नहीं कहेंगे, केवल हम उसको भस्म कहेंगे। आगे है आपका जल का आणविक गुणनफल, यानी जल का आणविक गुणनफल क्या होता है। तो देखिए जो जल होता है उसके आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जब वो टूटता है H+ और OH- में तो पूर्ण रूप से क्या करता है, टूट नहीं पाता, यानी उसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसका परिभाषा क्या होता है आपका कि जल का आणविक गुणनफल स्थिर ताप पर, यानी जो जल है उसका आणविक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जल का जो आणविक गुणनफल होता है वह जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और OH- आयन के गुणनफल के बराबर होता है। उसको हम Kw से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जल है, जल आपका जब टूटता है तो H+ और OH- टूटता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं K बराबर H+ OH- बटे ये आपका इधर चलाएगा H2O। ये जो K है आपका, K को हम वियोजन स्थिरांक के वियोजन स्थिरांक होता है। हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H2 इधर आएगा तो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए H2O है, हम H2O को हम क्या लिख सकते हैं, Kw में आपका वाटर होता है, जल। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Kw बराबर हो जाता है आपका H+ गुणे OH-। आपका यही परिभाषा में कहा गया है कि जल का आणविक गुणनफल, जो जल का आणविक गुणनफल है स्थिर ताप जल में उपस्थित
जल है तो जल आपका किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो जल में उपस्थित जल को जब आप तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस में आपका टूट जाता है। आपसे यही कहा जा रहा है कि जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। इसे हम Kw से भी लिख सकते हैं। अब Kw का मान क्या होता है यहाँ पे? तो Kw का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है, यानी जो Kw का मान होता है स्थिर ताप पर आपका स्थिर होता है। इसको प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है आपका 1 गुणे 10⁻14 होता है। यानी जो Kw है आपका, कह रहा है Kw का मान स्थिर ताप पर, यानी Kw का जो मान होता है आपका स्थिर ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया है कि जल के आयनिक गुणनफल का मान, यानी इसका मान कह रहा है, यानी H प्लस गुणे OH माइनस का जो मान होता है 1 गुणे 10⁻14 होता है। यही आपका जल का आयनिक गुणनफल होता है। अब आगे है आपका अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता क्या होती है, यानी अम्ल और क्षार को हम कैसे। अब आगे है आपका कि कोई अम्ल या क्षार दिया गया है तो हम उसको कैसे कहेंगे कि प्रबल है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। तो यहां पे आपका लिखा गया है अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। कोई भी अम्ल या क्षार दिया गया है, यदि उसके आयनन की मात्रा, यानी जिस अम्ल या क्षार के आयनन की मात्रा अधिक होती है, यानी वो पूर्ण रूप से क्या करता हो, अपने आयनों में क्या करता हो, टूट जाता हो, यानी जिसमें H प्लस की मात्रा अधिक हो या OH माइनस की मात्रा अधिक हो। यदि अम्ल होगा तो H प्लस की मात्रा अधिक होगा, यदि क्षार होगा तो उसमें OH माइनस की मात्रा अधिक होगा, यानी वो पूर्ण रूप से क्या करता हो, अपने आयनों में टूट जाता होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहेंगे। जैसे आपका प्रबल अम्ल में आ जाता है HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है आपके प्रबल अम्ल है। यानी ये क्या करता है, जैसे HCl है तो HCl आपका पूर्ण रूप से क्या करता है, आपका H प्लस और Cl माइनस ये टूट जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका पूर्ण रूप से टूट जा रहा है। आगे है आपका कि प्रबल क्षार, प्रबल क्षार में आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या करता है, NaOH, ये भी आपका पूर्ण रूप से टूट जाता है Na प्लस OH माइनस में। ये पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, अपने आयनों में टूट जा रहा है। तो यहाँ पे आयनों की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, तो इसलिए ये क्या होते हैं, आपका प्रबल होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। फिर से एक बार कि जिन अम्ल या क्षारकों में आयरन की मात्रा अधिक होती है उसे हम प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल कहेंगे। आगे है आपका जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयरन की मात्रा कम होती है, यानी वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हो, तो ऐसे पदार्थ को हम दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH H2S HCl, ये सभी क्या है आपके दुर्बल अम्ल है। जैसे आपका यही है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है आपका CH3COOH, ये जब टूटता है आपका तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस में टूट रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से यह H नहीं टूट रहा है आपका। यहाँ भी अभी आपका H की मात्रा इसमें है आपकी,
यानी पूर्ण से नहीं टूट रहा है, यानी यहाँ पे H प्लस आयरन की मात्रा क्या है, कम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। आगे है आपका दुर्बल क्षार NH4OH, ये क्या आपका दुर्बल क्षार है, जिसको आप तोड़ेंगे NH4OH, ये आपका टूटता है NH4 प्लस OH माइनस में। देखिए अभी भी ये पूर्ण से नहीं टूटा है आपका, इसलिए आपका ये क्या हो जाता है, दुर्बल क्षार हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।